हमारे पूर्व मंत्री लाहौर विधायक गोविंद सिंह जी ने भितरघात किया है, ऐसा आरोप कई कार्यकर्ताओं ने लगाया और भी कई तरह की चर्चाएं हुई। तो मेरा एक ही कहना था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा को समर्थन करने वाला कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं नीचा देखूं। मैं इसमें डरने वाला नहीं हूं। मैं तो स्वयं स्वागत करूंगा कि जय श्री राम बघेल ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का गंभीरता से जांच किया जाए और सच्चाई जो भी हो उस पर आधार पर काम किया जाए। उपचुनाव में भीतरघात होने का डर सबसे ज्यादा बीजेपी को था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बीजेपी जीती और सरकार भी पक्की हो गई। उम्मीदों के भरोसे रही कांग्रेस की हालत कहावत माया मिली न राम जैसी हो गई। भीतरघात के आरोप जिस नेता पर लगे हैं वो पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। ऐसी ही आवाज सांवेर, सुवासरा समेत कुछ और हारी हुई सीटों पर भी उठ रही है। इसमें सच कितना है ये कांग्रेस ही जाने, लेकिन पार्टी में विवाद थमा नहीं है। पूर्व मंत्री ने वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह का बचाव किया और निंदा प्रस्ताव लाने वाले भिंड जिला अध्यक्ष को उसकी हद बता दी। सीनियर नेता हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का भी कोई प्रस्ताव जिला कांग्रेस को करने का अधिकार नहीं है। उनको कोई बात करना था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी से करना था। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए जिसको लोग बिलो द बेल्ट कहें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, नेता प्रतिपक्ष का कह के बुला लिया यहाँ पर और फिर उपेक्षित सा लौटा दिया उन्हें। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की गुटबाजी और अंदर खाने कलह को लेकर फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। खबरें हैं कि ये सारा खेल नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहा है। हालांकि अभी नेता प्रतिपक्ष का पद पीसीसी चीफ कमलनाथ के पास है, लेकिन कांग्रेस में संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि एक गुट वरिष्ठ विधायक विजय लक्ष्मी साधो के लिए लामबंदी कर रहा है, तो दूसरा डॉक्टर गोविंद सिंह के लिए। न तो मेरा नाम किसी ने उठाया है और न कहीं कोई ऐसी चर्चा है। अभी नेता प्रतिपक्ष के बारे में पार्टी के अंदर कोई भी बात या डिस्कशन अभी नहीं हुआ। उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में हार पर समीक्षा का दौर भी चल रहा है। आने वाले दिनों में संगठन में बड़े बदलाव के भी संकेत हैं। दूसरी तरफ 28 दिसंबर से 3 दिनों का विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आहूत होना तय हो गया है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर उठे एक और तूफान को पीसीसी चीफ कमलनाथ किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस में नई लामबंदी। कांग्रेस में उपचुनाव के नतीजों के बाद कला थमी नहीं बल्कि बढ़ गई। भिंड जिला कांग्रेस ने मेहगांव सीट पर हार के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी शिकायत भी कर दी। इसमें कितना सच है ये कांग्रेस जाने, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें गूंज रही हैं कि इसके पीछे नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के अंदर खेल चल रहा है। हालांकि ये पद पीसीसी चीफ कमलनाथ के पास है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें बदलाव होगा। इस लिहाज से इस रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह आगे हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ विधायक विजय लक्ष्मी साधो का नाम भी खबरों में दौड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस का एक गुट गोविंद सिंह की टांग खींचने में लगा हुआ है। इन अटकलों में कितनी सच्चाई है कांग्रेस जाने, लेकिन कांग्रेस गुटबाजी को लेकर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आज फिर कुछ सवालों को टटोलने की हम कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अपनी चर्चा। मेहमानों से आपको सबसे पहले मिलवा दूं कृष्ण गोपाल पाठक साहब, यानी केजी पाठक साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है। अजय यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। यादव साहब आपका भी स्वागत है। इंदौर की तरफ रुख करेंगे। हर्षवर्धन प्रकाश साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। हर्षवर्धन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ रुख करूं, ये बात तय है कि वो पाठक साहब बीजेपी को डिफेंड करेंगे और यादव साहब कांग्रेस को डिफेंड करेंगे। लेकिन प्रकाश साहब, आपको क्या लगता है कांग्रेस के भीतर ज़मीन क्या दलदली सी हो गई है, जहां आप किसी भी नेता को पैर जमाने में या रखने में कुछ शक व शुबा होता है, या फिर आपको लगता है कि अब भी कांग्रेस के भीतर कुछ ठोस ज़मीन बची है? देखिए, कमलनाथ के आने के बाद ऐसा माना गया कि कांग्रेस में सर्वमान्य नेता वे ही हैं और इसी वजह से वो न केवल नेता प्रतिपक्ष थे बल्कि प्रदेश के अध्यक्ष भी थे
और कहीं न कहीं सारा वीटो जो था उनके पास था। लेकिन अब जैसे कि उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई है और कांग्रेस अपनी सत्ता वापस लेने में नाकाम रही है, तो कहीं न कहीं सिर फुटबॉल की स्थिति बन रही है। जहाँ तक गोविंद सिंह की हम बात करें तो सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ा नाम वो थे, मंत्री पद पे रहे हैं, लंबा संसदीय अनुभव है, विधानसभा में लंबे समय तक कई अध्यायों के साक्षी रह चुके हैं, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका नाम उबलता। लेकिन जिस तरीके से ये कांग्रेस में हुआ, एक ज़िला कार्यकारिणी, ज़िला अध्यक्ष अगर पूर्व मंत्री के सामने और कांग्रेस के इतने बड़े नेता के बारे में उनके खिलाफ इतनी बड़ी बात कैमरों के सामने करता है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के अंदर सतह के नीचे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कहीं न कहीं ये जो खींचतान है वो सतह से अब बाहर भी आ गई। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस को एक बार फिर से जो गुटबाजी का कलंक है वो धोना होगा और नेता प्रतिपक्ष पद पे जैसे कि संभावनाएं हैं कि कोई नया चेहरा सामने आए, एक ऐसा चेहरा लेके आना होगा जो कि भाजपा को अलग अलग मुद्दों पे घेर सके, जनता की आवाज़ बन सके और जो कांग्रेस ने अपनी ज़मीन खो दी है उसको लौटाने में मददगार साबित हो सके। चलिए, न सिर्फ ज़मीन वापस पाना है कांग्रेस को, बल्कि चुनौती कांग्रेस के सामने ये भी है कि इस बार ठोस ज़मीन उनके पास आना चाहिए। अजय यादव साहब के पास रुख करूंगा। यादव साहब, तकरीबन 8 महीने का वक्त हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से जो कांग्रेस के भीतर उथल पुथल शुरू हुई, सत्ता गई, चुनाव हुए और ये तय हुआ कि सत्ता आपके पास वापस नहीं लौट रही है और लगा कि शायद उसके रिजल्ट देखने के बाद अब कांग्रेस के भीतर कुछ गंभीरता पैदा होगी, लेकिन स्थिति अभी वही के वही नज़र आ रही है। अब आप किस तरह इससे बचाव करेंगे अपनी पार्टी का? देखिए सोहेल जी, कांग्रेस पार्टी आंदोलन की पार्टी है, देश की आज़ादी के आंदोलन से उभरी हुई पार्टी जिसने देश में 50 साल तक राज किया है। कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, इसको मैं स्वीकार करता हूं। कांग्रेस पार्टी अपने कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन कठिन दौर का मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह से निराश है। हमारे कार्यकर्ता आज भी एकजुट हैं और नई ऊर्जा के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 के लिए अभी से आगे बढ़ने की तरफ बढ़ चुके हैं। उपचुनाव के परिणाम जो भी थे हमारी आशा के अनुरूप नहीं थे, कोई इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है मुझे कि हमारी उम्मीद इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम की थी। उसके बाद भी हमें जिस तरह की भूमिका मिली, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी और उनके नए साथी सिंधिया जी को जुमलेबाजी नहीं करने देंगे। भाजपा को भी वायदे याद दिलाएंगे और सिंधिया जी को भी वो वायदे जिनका नाम लेकर वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे और 8 महीने से उन वायदों की बात नहीं करते हैं। मैं प्रतिदिन देखता हूं एक ना एक अतिथि शिक्षक के आत्महत्या के मामले सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं। उनकी ढाल तलवार सिंधिया जी को कब बनना है इसकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव के बाद चर्चा होती है। भिंड जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी चर्चा करी होगी, उसके बाद उनका जो भी चर्चा का हल निकला हो, लेकिन पार्टी संविधान ये कहता है पार्टी के विधायक एवं एआईसीसी सदस्य के मामले में कोई भी निर्णय एआईसीसी द्वारा ही लिया जा सकता है। इसलिए भिंड जिला कांग्रेस कमेटी किसी तरह के निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल अनर्गल बातचीत, इधर उधर की जुमलेबाजी करती है। कांग्रेस का आपको विवाद दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए, क्या गोविंद सिंह जी से सेजवार जी छोटे नेता थे जिन्हें नोटिस में लिखा गया था कि आपकी गतिविधियां पार्टी के खिलाफ हैं, आप पार्टी को हरवा रहे हैं, तो क्यों ना आपको पार्टी से निकाल दिया जाए? नरोत्तम मिश्रा जी बहुत जल्दी भूल गए उस चीज़ को। इसलिए प्रत्येक पार्टी को अपना आंतरिक लोकतंत्र देखना चाहिए, लेकिन जो सरकार में है वो अपने वायदे पूरे करें और जनता के प्रति विश्वसनीयता दिखाएं। कांग्रेस पार्टी की चिंता हम लोग कर लेंगे। ठीक, देखिए, राजनीति में अपनी बात रखने की आज़ादी सबको होना चाहिए और होती भी है। हम ये मानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल अपने, चाहे नेता हों चाहे अंतिम कार्यकर्ता हो, बात रखने का हक रहता है। आपने जिक्र छेड़ा शेजवार साहब का, तो मैं केजी पाठक साहब की तरफ रुख करूंगा। पाठक साहब, इससे पहले कि अब आप कांग्रेस की हालत पर तंज कसें, दरअसल मामला रायसेन में भी देखने को मिला और ग्वालियर में भी देखने को मिला, लेकिन क्या मानते हैं कि आपका जो संगठन है और उसका मैनेजमेंट है वो कांग्रेस से इतना बेहतर है कि आप लोग मामलों को सॉर्ट आउट जल्दी कर लेते हैं? मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। शुरुआत आज के डिबेट के विषय से करूंगा। दरअसल ये कांग्रेसी जो हैं कबीलाई संस्कृति के लोग हैं। द्वंद्व, विध्वंस और उद्दंडता इनमें आपस में रची बसी। अभी तक चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, चुनाव खत्म हो गया तो आपस में लड़ रहे हैं।
थोड़ा नवंबर से मैं शुरू करूंगा, 5, 6, 7, 8 महीने पहले से जी। कि किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। खेल का मैदान भी दिग्विजय सिंह जी ने तैयार किया, बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, एम्पायर सब दिग्विजय सिंह जी के थे। सिंधिया जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए, और कमलनाथ सरकार को चट कर गए। और आज भी जो हम देख रहे हैं जिस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का खेल चल रहा है, दिग्विजय सिंह जी के गुट से आते हैं गोविंद सिंह जी, कमलनाथ जी ने अपने जिलाध्यक्ष से उनकी शिकायत करवा दी। कमलनाथ जी चाहते हैं कि मेरे गुट की विजयलक्ष्मी साधो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, और दिग्विजय सिंह जी चाहते हैं कि गोविंद सिंह जी बने। असल में ये पट्टेवाद और पुत्रों को स्थापित करने का जो खेल कांग्रेस में खेला जा रहा है, उसी से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। हम दिल्ली की बात करें तो सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का बंटाधार कर दिया। मध्य प्रदेश में पुत्र मोह में दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को स्थापित करने में पूरी की पूरी सरकार को चाट गए, और अब कमलनाथ जी अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा बारीक अंतर मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो मैंने इनके आइडियल और जो आइकॉन है, वास्तव में अगर हम दिग्विजय सिंह जी की भाषा पर जाएं तो वो जो समाज और मानवता के लिए आतंकवादी हैं, जैसे ओसामा जी, वो बोलते हैं ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी, हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को हाफिज सईद साहब, और कबीलाई संस्कृति का मैं जो बार बार उल्लेख कर रहा हूँ, आइकॉन वही आतंकवादियों जैसे लोग हैं जिनको ये जी और साहब बोला करते हैं। वही खेल अब कांग्रेस में खेला जा रहा है, हम मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ठीक, बोलिए यादव साहब, क्या करें? देखिए सोहेल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह से बात करते हैं जैसे ये देश अभी 15 साल पहले ही आज़ाद हुआ हो। आप भूल जाते हैं इस देश में 50 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस के कबीले हो गए। आपके लोकसभा में 2 सांसद हुआ करते थे, उस जमाने में भी हमने आपकी विचारधारा को खत्म नहीं कहा। चुनाव में हार जीत चलती है। मैंने इतनी बार जोर दे के कहा, पाठक जी मजबूती से कहते कि हम अपने वायदे अगले 3 महीने में पूरे कर रहे हैं, प्रदेश की जनता सुन ले। पाठक जी कहते हैं अतिथि शिक्षक सुन ले, अगले 6 महीने में सिंधिया जी का वायदा पूरा होगा। तो हम सोचते कि जनता को कुछ मिला। आप केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस का पाठ कर रहे हैं। 2 झंडों के सामने नरेंद्र मोदी जी ने महबूबा मुफ्ती की शपथ दिलवाई थी, क्या भूल गई है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए जुमलेबाजी ना करें, प्रदेश की जनता को हिसाब दें। दृष्टि पत्र 2018, भारतीय जनता पार्टी 10 लाख रोजगार, किसान कर्जा माफी पूरा होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़कों पे होगा, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों की ढाल तलवार। इनका जवाब दीजिए। कांग्रेस अपनी स्थिति निपट लेगी, हमारा संगठन सक्षम है, हमारी पार्टी, लेकिन आप जनता के लिए उत्तरदायित्व है, कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तरदायित्व नहीं है। या कह दीजिए कि हमें जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल आंखों में धूल झोंकने के लिए बोल देते हैं। चुनाव जीत गए, सब भूल गए, तो जनता भी उम्मीद न रखे आपसे। ठीक, केजी पाठक साहब। देखिए सोहेल भाई, भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास पर इसलिए खरी उतर रही है कि हम जो हमारी स्थापना के पहले दिन से बात बोलते आ रहे हैं उनको अक्षरशः पूरा कर रहे हैं। हमने बोला था जिस दिन हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, दिल्ली में हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हम गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अभी तक देश में 5.5 करोड़ गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराने का काम किया है। कांग्रेस ये काम 60 साल में क्यों नहीं कर पाई, उनको जवाब देना पड़ेगा। किसान सम्मान निधि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बनने के दूसरे कार्यकाल में किसानों को 6,000 रुपया सालाना दे सकते हैं नियमित रूप से, अब उसको कोई बंद नहीं कर सकता। कांग्रेस कितनी भी दम मार ले या कोई दूसरे राजनीतिक दल, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है उसको अब कोई बंद नहीं कर सकता। हर साल मिलेगी और आगे बढ़ेगी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त गैस सिलेंडर दे दिए। इनके टाइम में उनके लिए किस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती थी और आज किस तरीके से फ्री मिल रहे हैं, ये सब बातें जनता समझ रही है और चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अपना वोट के माध्यम से जवाब भी दे रही है। अभी इन्होंने कहा कि पहले बीजेपी के 2 सांसद हुआ करते थे, हमारा तो 0 हुआ करता था। आप तो पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन लील कर आपने भगत सिंह की आज़ादी का कभी बखान नहीं किया। आपने चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस सबका जो उत्सर्ग था, जो प्राण उन्होंने त्यागे थे, उनको चाट गए और कांग्रेस नाम की एक हवेली खड़ी कर ली। उसी पर राजनीति करते हुए आपने देश की जनता को 50 साल तक बरगलाया, झूठे वादों में फंसाए रखा। अब आप बताइए, हम तो पहले दिन से बोलते आ रहे थे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार जिस दिन बनेगी हम राम मंदिर बनवाएंगे, 370 हटवाएंगे, सीए जैसा कानून लाएंगे।
ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे। हम कौन सा काम नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में भी सिंचाई का रकबा बढ़ाया हमने, पैदावार बढ़ाई, गेहूं का किसान के खेत में जाकर गांव में जाकर खरीदारी की, उसको बोनस दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना बनाकर 28,000 रुपया गरीब माँ बाप को शादी के लिए उपलब्ध कराए, नव दंपति को उपहार दिया, बिटिया को लाडली लक्ष्मी बनाया। पाठक साहब, कौन सा काम सोहेल भाई हमने नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई? अगर ये सब कर देते तो हमारे पास कुछ बोलने को होता क्या? इन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, हमने सब किया। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है तो होता रहे। पाठक साहब, नहीं, मैं बस 1 सेकंड लूंगा। पाठक जी आप और समय लीजिए। मैंने आपसे बोला दृष्टि पत्र 2018, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान, किसान कर्जा माफी के बाकी मामले, इन चीजों को कब पूरा कर रहे हैं? ये इधर उधर के राष्ट्रीय मुद्दों पे हम किसी और दिन बैठेंगे तो हम उस दिन इंदिरा आवास भी बता देंगे आपको और सब बता देंगे। चलिए उन सवालों का, आंदोलन के मुखबिर उन सवालों का जवाब भी पाठक साहब से ले लेंगे। मतलब आप तो राज्य के बताइए कि कब करेंगे? उन सवालों का जवाब ले लेते हैं। और पाठक साहब ने अभी मेरे उस सवाल को भी अधूरा छोड़ दिया जब मैंने रायसेन और ग्वालियर का जिक्र किया था। इंदौर की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन साहब इस पूरी चर्चा को बहुत तल्लीनता के साथ सुन रहे हैं। हर्षवर्धन साहब, आपने कहा कि जब कमलनाथ की एंट्री मध्य प्रदेश की सियासत में होती है तो एक तरह से वीटो लेकर आते हैं और पूरी कांग्रेस को अकेले दम पर संभालने की बात वो कहते हैं। और शायद कांग्रेस भी उन पर यह भरोसा करती है कि कमलनाथ अकेले दम पर मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस को लीड करेंगे। एक आम फहम बात जो कांग्रेस के लिए पूरे देश में कही जाती है और मध्य प्रदेश में खास तौर से कही जाती है कि कांग्रेस गुटों में चलती है। मैं दोनों बातों को सामने रखकर आपसे ये जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि क्या कमलनाथ के आने के बाद आपको ये लगा कि अभी भी गुटबाजी पैरेलल चलती रही, या फिर आपको ये लगता है कि गुटबाजी पे विराम लगा, कमलनाथ के हाथ में वीटो आया और उस वीटो का भी नुकसान मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखने को मिला, यानी कमलनाथ कहीं ना कहीं संगठन में फेल नजर आए जिसकी वजह से सत्ता हाथ से चली गई? देखिए, कमलनाथ के आने के बाद एक चीज़ तो बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी बागडोर उनके हाथ में थी और फिलहाल है। कमलनाथ की अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश में वो छिंदवाड़ा को छोड़ के एक किस्म से प्रवासी नेता रहे हैं और अब जाके मध्य प्रदेश के निवासी नेता बने हैं, जब पूरी तरीके से अपना समय डिवोट मध्य प्रदेश के लिए कर रहे हैं। तो कमलनाथ ने पिछले 1.5-2 साल में, जब से वो अध्यक्ष बनाए गए कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, अपने आप को एक प्रदेश के नेता के रूप में स्थापित तो किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि ये बहुत साफ था कि अगर कांग्रेस उपचुनावों में हारती है तो ठीकरा भी उनके ही सिर पे फूटना था और अगर जीत जाती तो सेहरा भी उनके सिर पे ही बनता। तो कमलनाथ सर्वमान्य नेता दिखाई देते हैं, लेकिन सोहेल जी, ये बहुत ही खुला सच है कि कांग्रेस गुटबाजी से घिरी रही है और आज भी घिरी है मध्य प्रदेश के अंदर। ऊपर से अगर आपको सब कुछ इकट्ठा दिखाई देता है तो इसके बावजूद गुटबाजी का दंश था। ये गुटबाजी ही थी जिसके कारण सिंधिया को मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ के और सरकार गिराते हुए कांग्रेस की भाजपा में जाना पड़ा। तो गुटबाजी तो है, लेकिन अभी जो हालिया घटनाक्रम सामने आया कि एक जिला अध्यक्ष एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो है निष्कासन का प्रस्ताव 6 साल के लिए पारित कर देता है, तो अगर ये अनुशासनहीनता है तो क्या कांग्रेस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर ऐसे ही गुटबाजी का सांप फन उठाता रहेगा कांग्रेस में? ठीक, हमने जब अजय यादव साहब से इस बात को लेकर सवाल किया था कि जब इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, उन्होंने कहा कि इसका फैसला AICC में होना चाहिए। तो यादव साहब, दिल्ली तो आजकल खामोश है। देखिए सोहेल जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस तरह का कोई प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भी अभी नहीं आया है। लेकिन क्योंकि पार्टी संविधान और नियम के हिसाब से चलती है, इसलिए मैंने आपको नियम भी बता दिया कि AICC के सदस्य और विधायक के ऊपर कार्यवाही का अधिकार किसको है। लेकिन इस तरह का कोई प्रस्ताव भी अभी तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास नहीं आया है। प्रस्ताव नहीं आया, चलिए हमने आपकी इस बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन कैमरे के सामने आकर बयान दे देना
ये भी तो पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता का एक गंभीर मुद्दा कहा जाना चाहिए। देखिए, जहां तक जिला कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को मैंने देखा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारी बैठक में कुछ लोगों ने बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने ना तो ये कहा कि निष्कासन का या निंदा का क्या प्रस्ताव वो कर रहे हैं, केवल उन्होंने कहा कि हमने समीक्षा बैठक करी, उसमें कुछ इस तरह की विरोधाभासी बात आई। उन्होंने उस बात को स्पष्ट कहा। नाम ले रहे हैं गोविंद सिंह साहब का, आप कहें तो मैं बाइट सुनवा देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा, उन्होंने नाम लिया, लेकिन निंदा प्रस्ताव और निष्कासन प्रस्ताव का नाम नहीं लिया है। मैंने आपको ये कहा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं उन्होंने कहा, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि गोविंद सिंह जी विधायक हैं, एआईसीसी सदस्य हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष का अधिकार क्षेत्र नहीं है लेकिन उनके पास मुद्दा आया तो उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो बार बार आ रही है नेता प्रतिपक्ष के लिए, देखिए, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी हैं। हमारे तमाम विधायकों की आम सहमति के आधार पर कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष बने थे, हाईकमान की मंजूरी के साथ, और आज वर्तमान में भी कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष हैं। किसी तरह का कोई पद खाली नहीं है। ये कहां से खबरें आ रही हैं मैं इस चीज का नहीं कह सकता हूं। खबरें तो ये भी आती हैं 2021 में शिवराज जी हटने वाले हैं, तो पाठक जी बता दें अगला मुख्यमंत्री कौन है। जब जो चीज नहीं है तो उसके लिए रस्साकसी का कोई मतलब नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस आगे बढ़ गई है अब इस उपचुनाव से। हर्षवर्धन साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। जी सर, कहिए। मेरा कांग्रेस के सज्जन से एक सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ज़िला अध्यक्ष को गोविंद सिंह के खिलाफ इस किस्म की बातें करना कोई अधिकार नहीं है, तो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाके जो उन्होंने खुद मुख्तारी दिखाई है, ये क्या अनुशासनहीनता नहीं है? और अगर है तो क्या आप कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर? देखिए, हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात कही है। अगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष को कोई बात कहनी थी तो उन्हें पार्टी फोरम पे कहा जाना चाहिए था। इस बात को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूं। उनको इस तरह के वरिष्ठ नेता के मामले में मीडिया पे सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए था। अब इस मामले में पार्टी हाईकमान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी कि आगे क्या करना है, लेकिन उन्होंने कोई निंदा प्रस्ताव नहीं भेजा है। पार्टी में पूरी पार्टी एकजुट है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में कांग्रेस की वापसी मध्य प्रदेश की विधानसभा में होगी। भारतीय जनता पार्टी को हम भागने नहीं देंगे, सारे मुद्दे याद दिलवाएंगे। विधानसभा से लेके सड़कों तक कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी, और हर विधानसभा क्षेत्र के वो वचन पत्र का भी समय बता दें कि कितने दिन बाद हम पूछना चालू कर दें कि कितने वायदे पूरे हुए, लेकिन जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। ठीक, अब ये कह जरूर रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव अभी तक भोपाल में जो कांग्रेस दफ्तर है वहां नहीं पहुंचा है, लेकिन जब हमने उनका बयान सुना तो उन्होंने कहा था हमने 144 सदस्यों के साथ मिलकर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। पाठक साहब की तरफ रुख करूंगा, बहुत देर से तमाम चर्चा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पाठक साहब, मेरा सवाल अधूरा है। भीतरघात या फिर पार्टी अनुशासन के खिलाफ बातें बीजेपी के भीतर से भी उठती हैं। हमने रायसेन में भी देखा, और उसके बाद देखा शेजवार साहब को बुलाया गया था, बीजेपी दफ्तर में बैठे। ग्वालियर से भी इस तरह की बात उठी, पार्टी ने फौरन कार्रवाई भी की और पार्टी से निष्कासन का जो हमको रिजल्ट था वो भी देखने को मिला। मैं जानना चाहूँगा कि क्या संगठन के तौर पर, जैसा कि हम अब यादव साहब से कहा, उन्होंने कहा ये फैसला एआईसीसी करेगा, मैंने कहा दिल्ली खामोश है, लेकिन जब बीजेपी के भीतर से इस तरह की बातें उठती हैं, यहाँ पर एक्शन तुरंत होता है, जिसकी वजह से क्या मैसेज बहुत तगड़ा जाता है नीचे तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। हमारे यहाँ एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रदेश में ही हमारे यहाँ अगर कोई शिकवे शिकायत आते हैं तो उनकी छानबीन की जाती है, कारण पूछा जाता है, संबंधित व्यक्ति से जवाब मांगा जाता है, और फिर प्रदेश नेतृत्व को जो लगता है वही उस निर्णय लेता है। हमारे अनुशासन समिति है। जबकि कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कि वास्तव में ये नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती काय की है? अपने पुत्रों को स्थापित करने की। दो बुजुर्ग नेता कमलनाथ जी और जो दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्रों को स्थापित करना चाहते, राजनीति छोड़ना नहीं चाहते, नयों को आगे नहीं लाना चाहते। बस मेरा पुत्र कैसे रेस में आगे बढ़े, इनका उद्देश्य यही है। और कांग्रेस पार्टी में नोटिस में 11 तारीख लिखा था शेजवार जी को, तो क्या उन्होंने जवाब दे दिया है या उनका मामला समाप्त हो गया? ये बता दीजिए। तारीख मेंशन थी कि 11 तारीख तक शेजवार जी जवाब देंगे, तो उस जवाब का क्या हुआ? अनुशासन समिति का क्या हुआ? जवाब ये बता दीजिए। मैंने पहले ही अपने बात की जहां से शुरुआत की थी,
भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित ढंग से काम करने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ एक निश्चित प्रक्रिया है। हमारे यहाँ आपकी तरह जिलाध्यक्ष, हमारे यहाँ आप इतना बता दीजिए, 11 तारीख की डेडलाइन दी गई थी, हमारे यहाँ आपकी तरह एक जिलाध्यक्ष ये आकर प्रेस के सामने नहीं बोलता है कि 144 सदस्यों ने पास किया है और गोविंद सिंह जैसे सीनियर नेता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाला जाए। ये आपकी पद्धति है। मैंने कहा कि आतंकी पद्धति आपकी है, कबीलाई पद्धति आपकी है, उद्यमवादी पद्धति आपकी है, अनुशासनहीनता पद्धति आपकी है। आपकी पद्धति पे आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि जो आपकी कार्यप्रणाली है कबीलाई संस्कृति की, उस तरीके का जवाब मैं दूंगा। हमारे यहाँ एक अपना सोच है, कबीलाई आपका सोच है, आपका सोच है। बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने 11 तारीख तक जवाब मांगा था, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं दिया ये तो बता दीजिए। ठीक यादव साहब जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की संस्कृति हमारी तरफ से शायद इनको समझ में हमारी आए। पार्टी की संस्कृति अनुशासित संस्कृति की पद्धति है हमारे यहाँ। अब कबीलाई संस्कृति से पाठक भारतीय जनता पार्टी की हम तुलना नहीं कर सकते। पाठक साहब, रघुराज कंसाना ने भी ये बात खुले तौर पर मीडिया के सामने कही थी कि भीतरघात हुई इसलिए मैं हारा हूँ। क्या कार्रवाई होगी, उस भीतरघात की जांच होगी? देखिए, रघुनाथ कंसाना जी ने भी जो विषय या बात उल्लेख किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसको संज्ञान में लिया है और निश्चित तौर पर जब नेतृत्व के बाद संज्ञान में आ जाती है तो हमारे यहाँ एक पद्धति है, हमारे यहाँ एक अनुशासन समिति है, सब दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। और निश्चित मानिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति से चलने वाली, अनुशासन के ढंग से, विचारधारा के ढंग से चलने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ आतंकवादियों को जी, ओसामा जी और हाफिज सईद साहब नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ आतंकवादी को आतंकवादी बोला जाता है। बिरयानी खाने गए फिलहाल थे नवाज शरीफ के घर, घात पे बात कर रहे थे। राष्ट्रीय मुद्दों पे किसी और दिन हर्षवर्धन प्रकाश साहब की बात करिए। हर्षवर्धन प्रकाश साहब, आपके पास आ रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त हो रहा है। फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, राजनीति में किस चीज़ की ज़रूरत है? आप किसको बेहतर मानते हैं? मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए या संगठन बेहतर होना चाहिए? और कांग्रेस में क्या इन दोनों लेवल पर आप कमी देखते हैं और ये मानते हैं कि अगर इन दोनों स्तर पर सुधार कर लिया जाए तो फिर कांग्रेस भी वापस एक मजबूत ज़मीन पर खड़ी होगी? बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया। कांग्रेस में संगठनात्मक जो है संगठन के सुधार की बहुत ज़रूरत है और संगठन में एक कसावट भी आनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा उपचुनावों में भी कोरोना के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस में नहीं हो पाई और कुछ कहीं न कहीं संवादहीनता भी वजह रही, जिसकी वजह सरकार गई। तो कांग्रेस को संवादहीनता ख़त्म करनी होगी, गुटबाजी पे लगाम लगानी होगी और अगले 3 साल का वक्त जो उसके पास है, मध्य प्रदेश में 2023 में अगला विधानसभा चुनाव होना है, अगर वो एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में और एक मजबूत विपक्ष के रूप में गुटबाजी पे लगाम लगा के भाजपा को चैलेंज करती है तो अगले चुनाव में उसकी संभावनाएं उजली हो सकती हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। केजी पाठक साहब आपका, अजय यादव साहब आपका और हर्षवर्धन प्रकाश साहब आपका। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।